नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। मेरा नाम है पवन द्विवेदी और आज हम समझने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिकी का पार्ट 3। प्रिज्म आपने लेबोरेटरी में देखा होगा। इस तरह का कांच का, ग्लास का बना हुआ एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको कहते हैं प्रिज्म। प्रिज्म में 2 त्रिभुज होते हैं, त्रिभुजाकार फलक होते हैं और 3 आयताकार फलक होते हैं। टोटल 5 इसके सरफेस होते हैं, फलक होते हैं। प्रिज्म को हम ये कह सकते हैं एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम जो किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठों के बीच में घिरा होता है, उसको प्रिज्म कहते हैं। ये 2 इसके समतल पृष्ठ हैं, एक इस तरफ का और एक इस तरफ का। ये किसी न किसी एंगल पर झुके हुए हैं, वही एंगल इसका प्रिज्म का कोण कहलाता है। ये अपवर्तक तल कहलाते हैं। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं? ये एक इस साइड है और एक इस साइड है। 2 त्रिभुज हैं और 3 आयत हैं। एक आयत ये है और एक आयत ये है और एक नीचे जो इसका बेस है वो उसका आयत है। तो 3 आयत और 2 त्रिभुज होते हैं। लेबोरेटरी में जो ग्लास का प्रिज्म होता है, प्रायः वो समबाहु प्रिज्म होता है। उसके ये जो तीनों कोण हैं, ये जो प्रिज्म का कोण कहलाता है, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री। समबाहु प्रिज्म के तीनों कोण जो है वो 60 अंश के होते हैं। तो 2 त्रिभुज हो गए और 3 आयताकार फलक हो गए। इनसे घिरे पारदर्शी समांगी माध्यम को, समांगी से मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समान रहता है, सब जगह एक सा रहता है, जिसका अपवर्तनांक म्यू जो है वो एक सा रहे, जैसे ग्लास है, कांच है, उसको कहते हैं समांगी माध्यम। उनसे घिरे पारदर्शी माध्यम को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। दूसरी बात, इसके जो समतल पृष्ठ हैं, ये वाला और इसके इस तरफ वाला और नीचे वाला, इनको अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं और इनके बीच का कोण, प्रिज्म का कोण कैपिटल ए या अपवर्तक कोण कहलाता है। ठीक है, इतनी बात हमने प्रिज्म के बारे में समझ ली। अब देखिए, प्रिज्म 2 क्रियाएं करता है। प्रिज्म से 2 घटनाएं हो सकती हैं। पहली वर्ण विक्षेपण कहलाती है। वर्ण का मतलब होता है रंग, विक्षेपण का मतलब होता है बट जाना। ठीक है, तो जब प्रिज्म के किसी सरफेस पर, किसी अपवर्तक फलक पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, व्हाइट लाइट पड़ता है, तो वो अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रिज्म 7 रंगों में उसको बांट देता है, जो कि स्पेक्ट्रम कहलाता है, वर्णक्रम कहलाता है। ये 7 रंग प्रिज्म के आधार से ऊपर की ओर जाने पर इनका जो क्रम होता है वो होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। विबग्योर या बेंजानिहा, पीना, ला। इससे हम जानते हैं, आपने पिछली क्लासेज में इसको पढ़ा है, ये सबसे नीचे सबसे ज्यादा विचलित होती है प्रकाश की किरण। ये रंग, इसको कहते हैं बैगनी, फिर जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर ऑरेंज, नारंगी और लास्ट में रेड। ये विचलन की भिन्नता के कारण होता है। प्रिज्म का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है। एक सूत्र होता है म्यू इक्वल्स टू डेल्टा इज इक्वल टू विचलन कोण म्यू -1 इंटू ए। अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है म्यू, और म्यू के अलग होने से डेल्टा अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है विचलन। तो विचलन की भिन्नता के कारण प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ये तो वर्ण विक्षेपण होता है, इस पे हमको ज्यादा डिटेल में अभी चर्चा नहीं करें। दूसरा जो हमें पढ़ना है वो है प्रिज्म विचलित कर देता है प्रकाश की किरणों को। जैसे आप ये देख रहे हैं कि अलग अलग किरण विचलित हो रही है रंग के कारण। प्रकाश की किरण का अपवर्तन किस प्रकार से होता है? ये प्रकाश की किरण मानो PQ आपतित किरण है, तो जब ये प्रिज्म के अंदर जाती है तो ये एयर है और ये कांच है, वायु से कांच में जाती है, इसलिए यहां पर आपतन बिंदु पर ये अभिलंब खींचा गया है, अभिलंब की ओर झुक जाती है और इसका मतलब है ये आधार के समानांतर हो जाती है। यदि ये प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में रखा है तो इस पर पॉइंट R पर ये फिर से बाहर निकलती है, यानी कांच से वायु में जाती है। कांच सघन माध्यम है, वायु विरल माध्यम है। ये इस आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से दूर हटेगी नियम से अपवर्तन के, और दूर हटके ये आधार की ओर झुक जाती है। इस तरह से प्रिज्म से
अपवर्तन होता है, वो प्रकाश की किरणों को विचलित कर देता है। तो दो चीजें होती हैं, एक वर्ण विक्षेपण और एक विचलन। प्रिज्म से पूरे अपवर्तन को हम इस डायग्राम से अब समझते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। देखिए, एबीसी को हम प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं, ठीक है। मेन क्रॉस सेक्शन जो ट्रायंगल है, इसको हमने एबीसी को क्या कहा, मुख्य परिच्छेद, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, पी क्यू, ये आपतित किरण है जो प्रिज्म के इस फलक पर अपवर्तक तल पर पड़ रही है, इसको कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे, ठीक है। क्यू आर, ये अपवर्तन हो रहा है वायु से कांच में, ये आधार के समानांतर हो रही है, तो क्यू आर को हम क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। आर एस जो है वो प्रिज्म से बाहर निकल रही है, इस अभिलंब से दूर हट रही है, कांच से वायु में जा रही है, ये निकल रही है बाहर, तो इसको इमर्जेंट रे बोलते हैं, निर्गत किरण कहते हैं आर एस को, ठीक है। MO और NO दोनों अभिलंब हैं, आपतन बिंदु पर ये एक अभिलंब खींचा गया है 90 डिग्री का कोण, और ये खींचा गया है 90 डिग्री का कोण, तो ये दोनों क्या है, अभिलंब हैं, MO और NO। अब आपतन कोण क्या कहलाता है, आप किरण प्रकाश की के भाग 1 में और भाग 2 में ये अच्छी तरह से सीख चुके हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। अब यहाँ आपतित किरण क्या है, PQ है, अभिलंब क्या है, MO है, इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो कौन सा है, PQM, तो इसको हम कहते हैं आपतन कोण I, ठीक है। अब निर्गत कोण कौन सा है, निर्गत कोण है NRS, ये निर्गत किरण है RS, और NO अभिलंब है, तो NRS निर्गत कोण है, ये स्मॉल e से हमने इसको शो किया है, ये यहां पे स्मॉल e है, ठीक है। और अपवर्तन कोण, ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनेंगे, तो अपवर्तन कोण एक R1 है और एक R2 है, इसका नाम क्या है, इसको हम पढ़ेंगे तो OQR, ये R1, और ये R2 ORQ, ये दोनों R1 और R2 अपवर्तन कोण कहलाते हैं, क्योंकि अपवर्तित किरण QR और अभिलंब के बीच में बनते हैं। निर्गत कोण को हम स्मॉल e कहते हैं, कई बार I और ये E, इसको भी I लिख दिया जाता है, इसको I1 और इसको I2, ठीक है। तो बात एक ही है, यदि हम इसको आपतित किरण मानते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी होता है, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से ये आपतित किरण हो जाएगी और ये अपवर्तित किरण, निर्गत किरण हो जाएगी, और ये अपवर्तित किरण यही रहेगी, इस तरफ आएगा एरो, तो दोनों को हम लिख सकते हैं। लेकिन जो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनते हैं उनको अपवर्तन कोण कहते हैं। अब ये प्रकाश की किरण कितना विचलित हो रही है, इसका मापन किया जाता है आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण से, और वो कोण कहलाता है विचलन कोण। विचलन कोण यहां पर क्या होगा, KLS। आपतित किरण को यदि ये प्रिज्म नहीं होता तो ये सीधी जाती, ठीक है, आपतित किरण सीधी जाती, तो ये कितना विचलित हुई इसका मेजरमेंट करने के लिए हमने निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया और आपतित किरण को आगे बढ़ाया, इनके बीच में जो कोण बनेगा उसको हम कहते हैं विचलन कोण, और यहां पर विचलन कोण KLS है, इसको ग्रीक लेटर डेल से, या इसको डेल्टा कहते हैं, दोनों शब्दों से इसको पुकारा जाता है, हम इसको डेल बोलेंगे, डेल्टा हम ट्रायंगल वाला बोलते हैं और इसको बोलते हैं डेल्टा, हालांकि ये भी डेल्टा ही है, तो ये डेल अक्षर से इसको शो किया जाता है, ये KLS कोण है। कोण A जो कि 60 डिग्री का होता है समबाहु प्रिज्म में, ठीक है, जो प्रिज्म समबाहु होगा उसमें कोण A, ये दो अपवर्तक फलकों के बीच का कोण है, इसको कहते हैं प्रिज्म का कोण या प्रिज्म का अपवर्तक कोण, हम उसे प्रिज्म का कोण पूरे इस वीडियो लेक्चर में बोलेंगे, ठीक है। अब प्रिज्म से अपवर्तन में आपने विचलन कोण समझ लिया, विचलन कोण को परिभाषित कैसे करेंगे, ये KLS हमारा विचलन कोण है, तो यदि जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो आपतित किरण और निर्गत, ये किस किस के बीच में बन रहा है, ये आपतित किरण है जिसको हमने बढ़ाया, और ये निर्गत किरण है, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। इसको डेल से या कैपिटल D से शो करते हैं, ठीक है, जनरली हम डेल से इसको शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये एक बात हुई, तो यहाँ KLS बराबर डेल हो गया विचलन कोण, इतना आपको समझ में आया। अब हम विचलन कोण और प्रिज्म के कोण में एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध निकालने वाले हैं, इसी डायग्राम से निकलेगा, और इसी से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकलेगा प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक
वो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको दोनों को करना है। तो अब यहाँ इस पर हम विचार करते हैं, इस ट्राइंगल पर। ये सारा रिफ्रैक्शन आपने समझ लिया है। तो यहाँ एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है बच्चों, LQR। LQR में ये जो हमारा विचलन कोण है ये बाहर बन रहा है। 9th में एक आपने प्रमेय पढ़ी है, उसको बहिष्कोण प्रमेय कहते हैं। बहिष्कोण प्रमेय ये कहती है कि किसी प्रिज्म के बाहर बना कोण, जिसको बहिष्कोण कहते हैं, वो अपने दूरस्थ अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। ये एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है, बहिष्कोण क्या है इस ट्राइंगल में, LQR में, उसका नाम है KLS, ठीक है। ये किस किस के योग के बराबर है, दूर वाले अंतः कोण। दूर वाले अंतः कोण क्या है, एक ये कोण है और एक ये कोण है। इस कोण का नाम हम कैसे लिखेंगे, इस क्यू को बीच में करेंगे LQR, तो हमने लिखा LQR, और इसको लिखेंगे LRQ। तो ये वाला कोण LQR और LRQ के योगफल के बराबर होगा। अब आप एक बात समझ लीजिए, ये यहां पर I कोण बन रहा है, इसके सामने जो शीर्षाभिमुख कोण होगा ये पूरा I होगा इतना, इसके नीचे इतने हिस्से में बन रहा है अपवर्तन कोण R1। तो यदि हम LQR को निकालना चाहते हैं तो ये I हुआ, तो ये पूरा कोण क्या होगा, I होगा। I में से हम नीचे वाले R1 को घटा देंगे तो LQR का मान आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से ये E जो एंगल है, निर्गत कोण है, उसके सामने ये पूरा कोण E होगा, ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो E के सामने ये कोण पूरा E है, इसमें से यदि हम नीचे का हिस्सा R2 घटा देते हैं तो ये कोण हमारे पास आ जाएगा, जो कि हमारा LRQ कोण है। तो LRQ का मान होगा E माइनस R2 और LQR इसका होगा I माइनस R1। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अभी आपने समीकरण 1 निकाल लिया बहिष्कोण प्रमेय से। अब ये ट्राइंगल देखिए OQR, इसमें 3 कोण हैं, एक R1 है और एक R2 है, और ये वाला कोण है QOR, दिख रहा है। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हम ये लिख सकते हैं इस ट्राइंगल में QOR में R1 प्लस R2 प्लस QOR बराबर 180 अंश, ठीक है। अब इससे यदि हम QOR कोण निकालें तो हम इन दोनों का पक्षांतर कर देंगे, R1 और R2 का, तो ये 180 में से घट जाएंगे। 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2, ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया। अब एक चीज और देखिए, ये आपको एक चतुर्भुज दिख रहा होगा AQOR, ये चतुर्भुज आपको दिख रहा है। आप जानते हैं कि चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं और चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब 4 कोण कौन कौन से हैं, एक कोण तो ये हमारा A है, दूसरा कोण हमारा है ये इसके सामने QOR, ये 2 कोण हो गए। यहां पर एक कोण है AQO, ये वाला, ये कोण 90 डिग्री का है, ये हमने लंब डाला है। और ARO ये भी 90 डिग्री का है, ये हमने यहां लंब डाला हुआ है। तो इस 360 में से 2 कोण 90-90 के हैं, ठीक है। तो हम पहले चारों कोणों का योग लिख लें। 4 कोण कौन कौन से, एक कोण A, एक कोण AQO, एक कोण ARO और एक कोण QOR। जिस कोण को आप लिखते हैं उस लेटर को बीच में करते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, पिछली छोटी क्लासेस से आपने समझा है। तो टोटल हो गया हमारा 360। इसमें से 2 कोण मैंने क्या बताया 90-90 के, ये कौन कौन से, AQO ये वाला और ARO, ये जो दोनों सामने दिख रहे हैं, यहाँ लंब डले हुए हैं, 90-90 के हैं। तो हम इनको लिखेंगे कोण A, इस AQO का मान लिखा 90, ARO का लिखा 90, ये QOR, ये समीकरण 3 दे दिया। QR ऊपर लेके आएंगे इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 से हमने उठा के यहां वैल्यू रख दी 180 माइनस R1 प्लस R2। अब ये 90-90 क्या हो गया 180, ठीक है। 180 प्लस 180 क्या हो गया 360, 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा। ये टोटल क्या आया इनका 90 प्लस 90 प्लस 180 360, 360 आया। इस तरफ बराबर 360 है ही 360, तो 360 से हमने इस 360 को काट दिया, यानी यूं कह सकते हैं इस पूरे का पक्षांतर कर दिया। तो A बराबर हमारा क्या आ गया R1 प्लस R2। कहने का मतलब ये है कि प्रिज्म का कोण उसके दोनों अपवर्तक कोणों के योगफल के बराबर होता है, R1 प्लस R2 के। ये फिलहाल हमारा आ गया इक्वेशन 4। अब
समीकरण 1 देखिए, अभी हमने इसका कुछ नहीं किया, केवल बना के रख लिया था। अब समीकरण 1 देखिए, इसको हम लिख सकते हैं i प्लस सी माइनस कॉमन इसमें से निकाला r1 प्लस r2। अब r1 प्लस r2 का मान क्या है, a है, तो हम इस डेल्टा को या डेल को लिख सकते हैं i प्लस ई माइनस ए। अब माइनस ए को यहां ले आइए, पक्षांतर कर दीजिए, तो डेल, अब हमने ये एंगल का निशान हटा दिया, डेल प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई। इसका मतलब ये किस किस का योग है, ये विचलन कोण और प्रिज्म के कोण का योग है, और ये आपतन कोण और निर्गत कोण इनका योग है। तो इससे हमारा निष्कर्ष ये निकला कि विचलन कोण और प्रिज्म के कोण का योग आपतन कोण और निर्गत कोण के योग के बराबर होता है। ये विचलन कोण और प्रिज्म के कोण में संबंध है। विचलन कोण और प्रिज्म के कोण का योगफल आपतन कोण और निर्गत कोण के योगफल के बराबर होता है। ये तो संबंध आ गया। यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए ये विचलन कोण डेल प्लस ए इक्वल टू आई प्लस सी, तो आपको ये पूरा करना है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक है, पूरा का पूरा डेरिवेशन ऐसा जाएगा, उसमें थोड़ा सा संशोधन होगा, वो हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले हम आइडियल ग्राफ को समझेंगे। आइडियल ग्राफ होता क्या है, तो प्रिज्म के कोण का संबंध ये ध्यान रखें, डेल प्लस ए इक्वल टू आई प्लस सी, विचलन कोण और प्रिज्म के कोण का योग आपतन कोण और निर्गत कोण के योगफल के बराबर होता है। इससे हम डेल निकालेंगे तो वो आएगा आई प्लस ई माइनस ए, जिससे हमने पक्षांतर करके इसको निकाला था। हम ये कह सकते हैं ए तो रहता है कांस्टेंट, समबाहु प्रिज्म में 60 डिग्री होगा, तो डेल जो है विचलन कोण, ये आपतन कोण है और ये निर्गत कोण है। लेकिन यदि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को देखें और यहां से आपतित किरण को माने तो ये भी आपतन कोण ही है। तो डेल इसका मतलब है किस किस पे निर्भर कर रहा है, आपतन कोण पे डिपेंड करता है। इससे ये तय हुआ कि विचलन कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर करता है। अब वो किस प्रकार निर्भर करता है वो हम इस ग्राफ से समझेंगे। एक पूरा प्रैक्टिकल है हमारे कोर्स में, जिससे हम प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालते हैं, आइडियल ग्राफ बनाते हैं, आपतन कोण और विचलन कोण के बीच में ग्राफ बनाते हैं, पूरा प्रैक्टिकल करते हैं। प्रिज्म से पिन लगाते हैं, आपतन कोण बनाते हैं, विचलन कोण को नापते हैं। तो हम ये देखते हैं उस प्रयोग में कि जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, विचलन कोण का मान घटने लगता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है, और इस न्यूनतम मान को हम कहते हैं न्यूनतम विचलन कोण। इसके बाद यदि हम आपतन कोण को बढ़ाते जाएं तो विचलन कोण का मान और बढ़ने लगता है, फिर से बढ़ने लगता है। तो इसका मतलब है एक विशेष आपतन कोण पर न्यूनतम विचलन कोण प्राप्त होता है, और उसी न्यूनतम विचलन कोण को हम कहते हैं न्यूनतम विचलन कोण, उस न्यूनतम मान को, और इसे सफिक्स में एम लगा देते हैं, डेल सफिक्स एम या डी एम से इसको प्रदर्शित करते हैं। और जब न्यूनतम विचलन कोण हमको मिल रहा है, उस स्थिति में प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में कहलाता है। ये आइडियल ग्राफ है। जरा इसे एक बार और समझ लीजिए। एक्स अक्ष पर हमने क्या लिया है, आपतन कोण आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और वाई अक्ष पर लिया है आपतन विचलन कोण डेल। और जब हम प्रयोग को करते हैं, 3-4 बार प्रिज्म को रख के प्रयोग किया जाता है ड्राइंग बोर्ड पर 4 पिनों से। हम एक सफेद कागज को लगाते हैं, फिर एक लाइन खींचते हैं, वहां पर 35 डिग्री का या 30 डिग्री का ये एंगल बनाते हैं, उसको आपतन कोण कहते हैं। फिर पिनों को हम दूसरी तरफ से देखते हैं और विचलन कोण हमको मिलता है। वो विचलन कोण की वैल्यू शुरुआत में ज्यादा आती है। जब हमने आपतन कोण को 30 डिग्री रखा या 20 डिग्री रखा या 30 रखा, तो यहां पर विचलन कोण ये आता है, और धीरे धीरे वो घटने लगता है और यहां पर आके मिनिमम हो जाता है। इसको कहते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, और इस पोजीशन में वो प्रिज्म कहलाता है न्यूनतम विचलन की स्थिति में। इसके बाद आप बढ़ाएंगे आपतन कोण को तो ये विचलन कोण बढ़ने लगता है, इस तरह का कर्व आता है। तो ये आपको प्रैक्टिकल में भी करना है। न्यूनतम विचलन कोण में 3 बातों का आपको ध्यान रखना है, आगे के डेरिवेशन में भी वो काम आएंगी। जब प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में होता है, उस स्थिति में आपतन कोण और निर्गत कोण का मान बराबर होता है, यानी जो आई एंगल है ये ई एंगल के बराबर होगा। यदि प्रिज्म हमारा समबाहु है, यानी जो प्रिज्म का कोण है वो 60 डिग्री है, तो अपवर्तित किरण इस आधार के समानांतर होती है। अपवर्तित किरण क्या है, क्यू आर, ये इसके बीसी के क्या होगी, समानांतर होगी। और आपतित तथा निर्गत किरणें
प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों से बराबर कोण पर झुकी होती हैं। यानी ये जो बराबर कोण पर झुकने का मतलब है ये जो R1 और R2 हैं ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों अपवर्तन कोण बराबर हो। दो मोटी मोटी बातें आपको ध्यान रखना है जो डेरिवेशन में भी काम आएंगी। एक तो I और E बराबर होंगे, इसका हम उपयोग भी करेंगे, और R1 और R2 बराबर होंगे, उसी डेरिवेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। और दूसरा QR BC के पैरेलल होगी, इस आधार के समानांतर होगी। तो खासतौर से ये I = E और R1 = R2, इसको हम R मान लेंगे। तो चलिए वो महत्वपूर्ण डेरिवेशन करते हैं, उसको बिल्कुल वैसे ही करना है जो हमने अभी इससे पहले किया था। हमने क्या लिया, ये डायग्राम बनाया और ये ट्राइंगल LQR लिया। LQR में आपने पढ़ा है अभी कि ये कौन सा कोण है, बहिष्कोण है, जो कि विचलन कोण कहला रहा है। तो बहिष्कोण अपने दूरस्थ अंतः कोणों के योगफल के बराबर होगा, तो KLS बराबर होगा एंगल LQR प्लस LRQ। इसको निकालना आपने अभी सीखा है LQR को। ये I कोण है, इसके सामने का ये पूरा I होगा, उसमें नीचे वाला कोण हम घटा देंगे तो LQR की वैल्यू आ जाएगी। LQR की क्या आएगी वैल्यू, I माइनस R1। और LRQ ये पूरा कोण E है, तो इसके सामने शीर्षाभिमुख कोण ये पूरा E होगा बच्चों। तो नीचे का हम कोण घटा देंगे R2, तो हमें ऊपर का कोण LRQ मिल जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यू हमने रख दी, यही हमने वहां किया था। तो कोण डेल बराबर I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आया। अब उसी तरह से हमने त्रिभुज ले लिया QOR। QOR में 3 कोण हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो R1 प्लस R2 प्लस QOR बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से हमने QR को यहां निकाल लिया, यह हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। हमने R1 प्लस R2 का पक्षांतर कर दिया, तो हमारे पास समीकरण 2 आ गया, 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हमने किया है। फिर हमने ये एक चतुर्भुज लिया EQR। आप जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। पूरा का पूरा डेरिवेशन 90% वही है, उसी को हमें आगे बढ़ाना है। तो चार कोण कौन कौन से हो गए, ये कोण A, ये AQO और ARO और ये QOR। इनमें से दो कोण 90-90 के हैं, ये वाला यहाँ लंब डला हुआ है, ये कोण भी 90 डिग्री का है। दैट्स वाई इनकी जगह 90 प्लस 90 लिखेंगे। QR की वैल्यू इस समीकरण 2 से रख देंगे, तो हमारा ये इक्वेशन है इस तरह का हो जाएगा। तीसरा कोण A 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2। अब इन तीनों को जोड़िए तो ये जोड़ आता है 90 प्लस 90 प्लस 180 यानी 360 डिग्री। इस 360 से इस 360 को हमने कैंसिल किया और R1 माइनस R1 प्लस R2 का पक्षांतर किया, तो चौथा समीकरण आया R1 प्लस R2। कोण A का मान आ गया समीकरण 4 से। अब यहां पर हमारे पास ये डेल का समीकरण 1 का समीकरण ये है, समीकरण 1 से कोण डेल इजकल टू I प्लस ई R1 प्लस R2। ठीक है, और डेल्टा इससे हमने लिखा I प्लस ई माइनस एंगल A। ये चौथे समीकरण का यहां मान रख दिया, R1 प्लस R2 का मान है। अब इससे हम यहां तक आए थे कि डेल प्लस A इजकल टू I प्लस ई, इसका पक्षांतर कर दिया तो ये हमको मिल गया। इससे डेल कितना आ जाएगा, ये जो आ रहा है उसी को हमने समीकरण 5 यहां बना दिया, माइनस A लिख दिया, यही कही यहां पे लिखा हुआ है। अब हम आगे करते हैं, ये हमारा समीकरण 4 है और ये हमारा समीकरण 5 है। आपने अभी पढ़ा विशेष स्थितियां, जब प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में होता है तब I और E आपस में बराबर होते हैं और R1 और R2 दोनों कोण बराबर होते हैं। ये I और E बराबर होते हैं और दोनों अपवर्तन कोण बराबर होते हैं। तो इसमें यदि समीकरण 4 में हम ये मान लेते हैं कि R1 और R2 R के बराबर है और न्यूनतम विचलन की स्थिति में डेल का मान डेल M होता है और I और E बराबर होता है, तो इस समीकरण 4 में हम R1 की जगह भी R लिख सकते हैं और R2 की जगह भी R लिख सकते हैं। तो A की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2R। ठीक है, इससे R निकाल लीजिए। अपवर्तन कोण वो क्या आ गया, A/2। ये हमारा समीकरण 6 हो गया। पूरा डेरिवेशन वही किया, यहाँ 4 और 5 से ये बदलाव है जबकि प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में है। ये छठवां समीकरण हो गया। अब ये जो पांचवा समीकरण है, इस मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन की पोजीशन में डेल की जगह क्या आएगा, डेल्टा M। डेल M आ गया। E बराबर है I के, तो इस E की जगह हमने I लिख दिया और माइनस A। अब क्या करें,
इस आई और आई को जोड़ने तो ये हो जाएगा और ए का पक्षांतर हो जाएगा यहां, तो डेल एम प्लस ए इक्वल्स टू क्या हो गया 2i। इससे आप आई निकाल सकते हैं, 2 का पक्षांतर कर दीजिए तो 7वां समीकरण आई हमारा निकल गया डेल एम प्लस ए बाई 2। देखिए अपवर्तनांक कैसे निकलेगा, अपवर्तनांक का सूत्र क्या है, स्नेल का नियम लगेगा। स्नेल का नियम क्या कहता है, आपने किरण प्रकाश की भाग 1 में पढ़ा है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई अपॉन साइन आर निकालने के लिए हमें आई चाहिए और आर चाहिए, तो हमने आर ये निकाल लिया ए बटे 2, आई हमने ये निकाल लिया डेल एम प्लस ए बटे 2। ठीक है, आई और आर के मान हम स्नेल के नियम में रख देंगे। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। यह हमारा इक्वेशन 8 है। अब 6वें समीकरण से बच्चों और 7वें समीकरण से आई और आर के मान हम इस 8वें में रख देंगे। तो जब हम ये मान रखेंगे तो हमारा समीकरण इस तरह से हो जाएगा, साइन आई की जगह हमने लिखा डेल एम प्लस ए बाई 2, ये आ गया, और आर की जगह हमने ये लिखा ए बाई 2, साइन ए बाई 2। तो ये जो समीकरण आया ये प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का समीकरण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ए म्यू जी भी लिख सकते हैं हम, ए म्यू जी, और अकेला म्यू भी लिख सकते हैं। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये प्रिज्म हमने माना है कि कांच का प्रिज्म है, तो कांच का के प्रिज्म का अपवर्तनांक साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2 है। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।